नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए सरकार जोरों शोरों पे काम कर रही है। ऐसे में टैबलेट का वितरण छात्रों को किया जा रहा है। साथ ही सरकार को कुछ शिकायतें लोगों के द्वारा मिलती थी कि शिक्षक जो है अक्सर स्कूलों में लेट पहुंचते थे, अनुपस्थित रहते थे। साथ ही मिड डे मील में बच्चों के आंकड़ों में कमी बताई जा रही थी। ऐसे में योगी सरकार ने उसी के साथ अब शिक्षकों को भी टैबलेट देने का प्रावधान शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षक देंगे, साथ ही सेल्फी लेके उसे अपलोड करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस बात को लेके क्या शिक्षक संघ में नाराजगी है शिक्षकों में, या सिर्फ ये एक प्रचार है? इसी पे चर्चा करने के लिए और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश पांडे जी। स्वागत है आपका हमारे नमस्ते जी। नमस्ते। नाराजगी है? बिल्कुल बिल्कुल नाराज़गी है। हम शिक्षकों में नाराज़गी के साथ साथ काफ़ी रोष भी है। जो इस प्रकार से शिक्षकों के बीच में इस तरीके से व्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं कि हम आपकी ऑनलाइन उपस्थिति लेंगे, कभी सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति लेंगे, ये कहीं न कहीं शिक्षकों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर एक अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। और रह गई बात अटेंडेंस की, विद्यालय जाने की, तो हम एक बात ऊपर बैठे हुए आला अधिकारियों से और शासन स्तर से पूछना चाहते हैं कि हम सभी यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं। जब वो भी शिक्षा लेने के लिए अपने गुरुकुल में गए तो वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन राजा दशरथ का वहाँ पे कुछ नहीं चला। जो उनके गुरु थे, जो वहाँ की पद्धति थी, प्रणाली थी, उसी के अनुसार उन्होंने शिक्षा दिया और ग्रहण किया। उसी के देन, उसी के बाद उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी। चूँकि वो त्रिलोकीनाथ थे, फिर भी तो ये चीज़ प्रश्न इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसका जवाब दें। चूँकि हमारी सरकार और हम सभी सनातन धर्म से ओतप्रोत हैं, तो बताएं कि क्या आज के डेट में जिस प्रकार से गुरुओं के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, क्या ज़बरदस्ती दबाव बना करके आप एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं? ये कहते हैं ना कि जब आग लगता है तभी धुआं उठता है। कहीं ना कहीं कुछ शिक्षकों में ऐसा रहा है कि वो लेट लतीफ़ पहुंचते हैं। इसको देख के कर रहे तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी होगा? समय पे गुरु पहुंच रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि ठीक है, आप कहते हैं कभी लेट लतीफ़ 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे हो जाते हैं। चूँकि देखिए, कोई भी अध्यापक किसी भी जनपद में, चूँकि प्रदेश नेतृत्व में भी हम लोग कार्य करते हैं, तमाम जनपद ऐसे हैं, बुंदेलखंड का एरिया है हमारा, फिलहाल सोनभद्र का एरिया है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, कहीं कहीं रास्ते नहीं हैं, कहीं कहीं मतलब पगडंडी का रास्ता है, जहाँ पर कि अगर बारिश हो जाती है। एक समय था, मैं एक बार मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट किया था, हमारे म्योरपुर ब्लॉक में एक ऐसा रास्ता जहाँ पे कम से कम 3 फीट का कीचड़ था। वहाँ पर एक हमारे अध्यापक बाइक को खींच करके ले जा रहे थे, तो उसको भी देखना चाहिए। तो जब समय परिस्थिति बदलती है, चूँकि हमारा यहाँ एक जैसा मानसून नहीं रहता है, कभी ठंडी पड़ती है, कुहासा भी शुरू हो जाएगा, अभी गलन शुरू हो जाएगी, पता चलेगा कि हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, हम लेट से पहुँचते हैं 10 मिनट 20 मिनट। और जब हमें ऑनलाइन उपस्थिति के लिए न्योता दिया जा रहा है जिस प्रकार से, उसमें क्या होगा कि हमारे अध्यापक जल्दबाजी में निकलेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि 10 मिनट लेट हो जाएगा, 20 मिनट लेट हो जाएगा तो हमारा अनुपस्थित हो जाएगा, मेरा वेतन कट जाएगा, ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं की संभावनाएं बढ़ेंगी। और यहाँ कभी कभी बारिश के दिनों में आपको पता होगा कि ऐसे समय आ जाते हैं कि अचानक आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक नाले का पानी आ जाता है और जो रपटे होते हैं वो चलने लगते हैं घुटने भर से, मतलब इतना तेज़ बहाव होता है कि आम जनमानस रुक जाता है। तो हमको हर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि हम कलेक्ट्रेट में नौकरी करते हैं और हम मार्केट में रहते हैं
और जाकर के 10 किलोमीटर की रेंज में हम रहते हैं या मेरा आवास है। अगर आपको ऑनलाइन उपस्थिति करना है तो आप हर न्याय पंचायत पे सभी शिक्षकों का आवास सृजित करिए और उनको रहने की व्यवस्था दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति ही नहीं, आप कंप्यूटर लगा दीजिए, आप कैमरे लगा दीजिए, सब कुछ कबूल होगा। इससे हो सकता है, आवाज़ बनने से हो सकता है कि वो तुरंत उससे पहले भी वो पहुंच सके। लेकिन ये बताइए आप मुझे, ऑनलाइन अटेंडेंस से प्रॉब्लम है या उसकी समस्याओं से प्रॉब्लम है और चीज़ों से? नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे शिक्षक जगत में जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि हमने बताया आपसे कि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। तो समय पे निकले फिर? बिल्कुल समय पे ही निकलते हैं, लेकिन जो समस्याएं आती हैं रास्ते में, हम मान लीजिए यहाँ से हमको 60 किलोमीटर जाना है, हमें फल भी लेकर के जाना है, हमें दूध भी लेकर के जाना है। ये सारी व्यवस्थाएं से शिक्षकों को विरत करें। हमें हमारे शिक्षकों से, हम लोगों से शिक्षण कार्य के अलावा इतर बहुत से कार्य कराए जाते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी दी जाती है। आप सारी जिम्मेदारियों से, जो कि मेरी बेसिक शिक्षा नियमावली में है और हाई कोर्ट का आदेश भी आया था कि आप शिक्षकों से सिर्फ इलेक्शन के अलावा, इलेक्शन और 1-2 जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जैसे आपका पल्स पोलियो हो गया, इसके अलावा आप कोई कार्य नहीं लेते। लेकिन आज के डेट में आप बताइए। हाँ, जनता जानना चाहती है कि सिर्फ पढ़ाई के सिवा और क्या क्या आप करते हैं? पढ़ाई के सिवा आज BLO की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जो है कि जितने आपकी आर्थिक गणना हो गई, जनगणना हो गई, बाल गणना हो गई, अध्यापक बच्चों को जो है कि जा कर के गाँव में गार्जियन से मिलना हो गया, उनको समझाना हो गया। अगर बच्चों को आज DBT के माध्यम से ड्रेस जा रहा है, वितरण हो रहा है, अगर गार्जियन उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, चाहे जिस कारण से, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो सरकार की और जो है कि जनमानस की बात है, किस वजह से उन्होंने गार्जियन के खाते में पैसा भेजा। अब वो नहीं ले रहे हैं तो उसका भी दबाव है अध्यापकों पे। वो भी समस्याएं देखना है कि नहीं, बच्चे क्यों नहीं पहन के आ रहे हैं कपड़े, नहीं आ रहे तो उनके गार्जियन से कैसे हम बात करें। कहीं कहीं गार्जियन उलझ भी जाते हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं, तमाम कार्य लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अन्य विभागों की चीज़ें, अन्य विभागों जैसे हो गया कि आपको कोई कार्य कराना है जिसमें लेखपाल होते हैं, आपके सफाई कर्मचारी होते हैं, वो लोग तमाम उन लोगों के कार्य होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमें लगा दिया जाता है। तो हम कहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे एजुकेशन को, जबकि एक तरफ RTE, राइट टू एजुकेशन मानक के अनुसार 30 बच्चे पे जो हमारे एक अध्यापक होना चाहिए, लगभग 1.5 लाख से ऊपर हमारे प्रदेश में। और मैं अपने जनपद की बात करूं तो हमारे यहाँ 4,500 अभी भी अध्यापकों की कमी है। जब सोनभद्र में? जी बिल्कुल, 4,500 मानक के अनुसार हमारे यहाँ अध्यापकों की कमी है। आज हमारे यहाँ 2400, इससे कुछ 2460 स्कूल हैं PS UPS मिला करके, और इसमें आज के डेट में हमारे यहाँ 4,000 अध्यापक हैं। आप रेशियो निकाल लीजिए तो 1.5 से 1.25 अध्यापक एक स्कूल पे। कैसे आप कह रहे हैं कि आप टैबलेट लगा रहे हैं, आप उपस्थिति लेना चाहते हैं समय से, 40-50 बच्चे होंगे, कहीं 200, कहीं 150 बच्चे होंगे, तो कैसे हम आपको उपस्थिति समय से दे पाएंगे? और हम उपस्थिति देंगे तो हमारा क्लास का जो टाइम टेबल है वो कैसे निर्धारित होगा? आप पहले, हमारी मांगें हैं, हमारी तमाम ऐसी मांगें हैं जो कई सालों से लंबित हैं, जिसमें प्रमोशन है, तमाम इत्यादि प्रमोशन हो गया, चयन वेतनमान है, और उसके बाद हमारे शिक्षकों की कमी है। इस तरीके की कई समस्याएं हमारी, जो है कि छुट्टियां, आप EL की बात कर रहे हैं कि हमें EL दें, तो हम लोग इसमें भी कर रहे हैं कि ठीक है, आप सारी सुविधाएं आप अपना लगाइए, बिल्कुल आप टैबलेट दीजिए, और टैबलेट से जैसे आप कहेंगे वैसे उपस्थिति हमारी मांगे पूरी करिए, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। हमारे यहाँ आप एक अनुचर की ड्यूटी लगाइए, एक अनुचर की पोस्टिंग करिए, वो अपना आए, अपना समय से कार्य करें। जिस प्रकार से आप हमारे सरकारी स्कूलों की तुलना निजी स्कूलों से करते हैं, तो निजी स्कूलों की व्यवस्था हमें दीजिए। उसके बाद आप देखिए, अगर हमारे सरकारी अध्यापक आपकी निजी स्कूलों के अध्यापकों से बेहतर शिक्षा न दें तो आप कहिए, आज भी देते हैं, कल भी बेहतर देंगे। अन्य कामों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाने के लिए लगा दिया जाए। अच्छा, आपके स्कूल में सफाई कर्मी भी आते हैं, लोग कहते हैं कि सफाई तक टीचर करते हैं, कि अफवाह या सही में करते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई भी अधिकारी हमारे जाते हैं और सफाई कर्मी आते हैं, कहीं तो आते भी हैं, कहीं भी नहीं भी आते हैं, उस पर हम लोग कोई दबाव नहीं बना पाते हैं। हम ग्राम प्रधान से हमारे अध्यापक कहते हैं, लेकिन उसमें समस्याएं यहाँ आती हैं कि अगर कोई भी अधिकारी गया, कोई भी हमारे श्रीमान जी लोग जाएंगे, तो कोई भी समस्या स्कूल की हुई, अगर स्कूल में घास जमा है तो अध्यापक की ड्यूटी है। अब अध्यापक घास को भी काटे, बाथरूम गंदे हैं तो अध्यापक, हम
किसी पे हमारे पास ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी पे कार्रवाई करने के लिए आपको प्रेरित कर सकें या शिकंजा कस सकें या कह सकें कि नहीं इन्होंने ये कार्य नहीं किया। हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हमसे नीचे श्रेणी के जो है कर्मचारियों की हमारी मॉनिटरिंग कराने लगते हैं, ये बहुत बड़ा अपमानजनक स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी सरकार को। आप पहले अपने आप को बेहतर बनाइए, उसके बाद निश्चित रूप से हमारे शिक्षक आपको देंगे। हमें यहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए आप पहले हमें फुलफिल अध्यापक दीजिए। अध्यापक जो हमारे यहाँ होंगे, चूँकि हम लोग भी पढ़े हैं, आज से 30-35 साल पहले जब हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ते थे, उस समय हम बताएं आपसे तो उस समय 4 से 5 अध्यापक एक स्कूल में हुआ करते थे। उस समय विद्यालय दूर दूर थे, माना जा रहा है कि दूर दूर थे। अब विद्यालय नज़दीक हो गए, खुलते गए, लेकिन आपने विद्यालय तो खोला, लेकिन उसके अनुरूप उसके अनुपात में आपने अध्यापकों की पोस्टिंग नहीं की। आज देखा जाए तो 2 साल 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकल रही है। लगभग हर साल 15 से 16,000 17,000 हमारे अध्यापक रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ उतनी भी, पहले क्या होता था कि पहले जितने अध्यापक रिटायर होते थे लगभग सिमिलर हर साल बीटीसी से भरे जाते थे। तो अभी तो योगी जी ने कहा ना कि 1 लाख कुछ भर्तियाँ तो उन्होंने की हैं। उन्होंने 1 लाख भर्तियाँ कुछ नहीं की। उन्होंने जो शिक्षा मित्रों को जो है को माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो शिक्षा मित्र भाई जो है बाहर हो गए, उन्होंने उसी वैकेंसी को फुलफिल किया। अच्छा ये बताइए, शिक्षक अगर पढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं तो संख्या बच्चों की कम क्यों होती है? बच्चे क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ रहे हैं? लगभग कमी कहाँ है? सरकार की है कि आपकी शिक्षकों की कमी है? माना ऐसे लोग कहते हैं कि शिक्षक चाहेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग उपस्थिति को देखा जाए तो चूँकि हर जनपद की अलग अलग स्थिति है। हमारे सोनभद्र की देखा जाए तो सोनभद्र हमारा एक शुरू से ही पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र, इस चीज़ को भी आप भी महसूस करते हैं और सरकार भी महसूस करती है। यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चे हैं और कुछ मौसम ऐसे होते हैं जैसे गर्मियों के मौसम होते हैं तो यहाँ एक चलता है महुआ के बिनाई करने बच्चे निकल जाते हैं। जैसे धान की कटाई अभी चल रही थी तो अभी बच्चों की उपस्थिति थोड़ी सी डाउन हुई थी, क्योंकि धान की कटाई चलती है तो गरीब बच्चे हैं तो उनके माँ बाप हैं, उनको लेकर चले जाते हैं। फिर भी शिक्षक हमारे और हम लोग जाकर अवेयर करते हैं कि नहीं, आप बच्चे को ऐसा मत करिए जो आप कर रहे हैं, आप काम करिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए। बच्चा जब अच्छी शिक्षा लेगा तो निश्चित रूप से वो आगे चल कर के कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं कि हमारा बच्चा शिक्षण कार्य करे तो हमें नौकरी ही मिले, वो जिस क्षेत्र में रहेगा वो पारंगत रहेगा। तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। अब देखिए इस समय की उपस्थिति अच्छी चल रही है और जब धान कटाई हो जाती है, वैसे मौसम में होता है। अब जैसे त्यौहार का सीज़न आ जाता है तो जो लोकल त्यौहार होते हैं, जो हमारे जो है कि विशेष तौर से जो यहाँ के होते हैं कुछ त्यौहार, उसकी वजह से बच्चों की थोड़ी सी उपस्थिति 1-2 दिन 3 दिन प्रभावित होती है। इसके लिए जागरूक कौन करेगा? शिक्षक ही करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल शिक्षक अपने स्तर से इसको जागरूक कर रहे हैं और जाते हैं बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है गार्जियन को, और वो हमारे जो और जनप्रतिनिधि के माध्यम से, हमारे जो जनप्रतिनिधि जगह जगह कार्यक्रम लगता है, जनता का जो कार्यक्रम लगता है, जो भी योजनाओं का सरकार लाभान्वित करती है उन्हें, वो सराहनीय कार्य है, वो करती है। उसके माध्यम से भी उनको ये जागृत करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को स्कूल तक भेजिए। कुछ चीज़ें हम ठीक है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें नई चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें पुरानी ही लेकर चलनी चाहिए। जैसे जो हमारी पुरानी शिक्षण पद्धति में था, हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के गार्जियन या जो भी उस समय सर्व समाज के लोग पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालय में, और उस समय लोग अपने बच्चे को स्कूल तक भेजते थे। उस समय कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो आज सरकार जितनी सुविधाएं दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि हम अगर बिना किसी शुल्क के किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उसका महत्व कम होता है, उसका महत्व कम होता है। अच्छा, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके आप कह रहे हैं कि नहीं, नाराज़गी नहीं, लेकिन और जगह उसको अपना लिए हैं लोग, कई जिलों में उसको अब एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो कुछ जगहों पे क्यों नहीं है? साफ बात होनी चाहिए कि रियल टाइम अटेंडेंस से दिक्कत है कि किसी और चीज़ से है। क्या कहना चाहिए, ये बात बोलिए आप, साफ बात है। बिल्कुल, देखिए अभी जो अटेंडेंस के लिए अभी इसके पहले जो 7 कहा गया कि मिड डे मील में बच्चों का जो संख्या थी उसमें भी गड़बड़ी होती थी, ये सब चीज़ें सुधरेंगी और शिक्षा आधुनिक हो रहा है तो और भी चीज़ें पढ़ाई के लिए अच्छी हो जाएंगी। नहीं तो दिक्कत क्यों हो रही है? आप देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आप सर्वप्रथम जो भी और हमारे जितने रजिस्टर होते थे जिसको उसमें
टैबलेट में ऑनलाइन किया जा रहा है। और सरकार में जो हमारे डीजी साहब बैठे थे, अभी फ़िलहाल नहीं है, जो भी हमारी नई डीजी आई हुई हैं, तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, उससे सुविधाएं बढ़ी हैं, उसमें उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें थी हम लोग उसको एक्सेप्ट किए हैं, उससे हमारे और सरकार के बीच में जो दूरियां थी वो भी कम हुई हैं। लेकिन जो ऑनलाइन उपस्थिति में 2-3 चीज़ें जो खमियां हैं, हम हर चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि एक हमारा एक कानून भी है कि हम 14 साल से नीचे के बच्चों की फ़ोटो कहीं बाहर नहीं भेज सकते हैं, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। महिलाओं की भी फ़ोटो हम अगर भेज रहे हैं, उसकी प्राइवेसी बाहर जा रही है तो उसकी गारंटी कौन लेगा? कई बार एजेंसियां, ये बाहरी एजेंसियां आपके पेपर और मीडिया के माध्यम से घोषित कर चुकी हैं कि हमारे भारतवर्ष का डेटा कहीं सुरक्षित नहीं है। फिर भी हम चूँकि नौकरी कर रहे हैं तो हम जो भी हमसे डेटा मांगा जाता है, आधार सब कुछ लिंक कर दिया गया, बच्चों का आधार से लिंक कर दिया गया है, उनके खाते से लिंक कर दिया गया है। अब उसमें हमारी ज़्यादातर जो है कि जितने भी सदर क्षेत्र होते हैं, जो मार्केट है, वहाँ पे हमारी महिला शिक्षिका लगभग 50% से एबव हैं, कम नहीं है। महिला शिक्षिकाओं की आप फ़ोटो के माध्यम से लेंगे, उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। आजकल तमाम ऐसे जो है कि असामाजिक कार्यकृत्य होते रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के फ़ोटो अगर अपडेट करते हैं, उनके आधार से लिंक हैं, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कल के डेट में चूँकि हमारे टैबलेट हमारे माध्यम से आप करेंगे, फ़िलहाल तो अभी टैबलेट की बात इसलिए नहीं आती कि अभी तो आपने उसका कोई सिम प्रोवाइड नहीं किया है और ना ही उसका कोई डेटा की बात आपने की है। ठीक है, आपने टैबलेट दिया, लोग लेकर के उसको रख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आ रही हैं और हमारी सुरक्षा और हमारी बच्चों की सुरक्षा, हमारी निजता का इसमें जो एक बार सेल्फ़ी का जब चला था, जब हम लोगों ने विरोध किया था और सेल्फ़ी वापस हुआ था, वापस सरकार को करना पड़ा, क्योंकि ये कहीं भी नहीं है कि आप हमारे निजता का हनन कर सकते हैं। हमारी निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप किसी का कोई अधिकार नहीं है। किसी का कोई अधिकार नहीं है। अभी ये इस्तीफे वाली कोई बात चली प्रधान अध्यक्ष कि ये क्या है सकुल? इस्तीफे में चूँकि सरकार अभी बहुत दिनों से कह रही थी कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, म्यूचुअल कर देंगे, ट्रांसफ़र कुछ उन्होंने किया, कुछ नहीं किया। ऐसा है कि रोज़ नई नई नीतियाँ, ऐसी पॉलिसी चेंज हो रही हैं। जो पहले की पॉलिसी थी, जैसे इन्होंने उसमें प्रमोशन की बात की, प्रमोशन में कितने प्रमोशन करेंगे, कितने नहीं करेंगे, अभी तक कोई डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारे जो, चूँकि हमारी मांगें नहीं मांग रहे हैं आप, जब हमारी मांगें आप मान नहीं रहे हैं, तो हम आपकी बात, हम उतने ही वेतनमान पे हम प्रधानाध्यापक का रोल क्यों अदा करें? इसके लिए हम कहीं से बाध्य नहीं हैं। हम एक सहायक अध्यापक रहेंगे और सहायक अध्यापक का जो कार्य होता है वो कार्य करेंगे। इसलिए सारे लोग प्रभारी प्रधानाध्यापक से, और जो ये रोज़ पेपर वर्क ऑनलाइन फीडिंग चल रहा है, इन लोगों ने लालच दे करके हमारे अध्यापकों को संकुल बनाया। संकुल भी त्रस्त आकर के वो लोग भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ARP भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और निश्चित रूप से सब लोग इस्तीफ़ा देंगे। जिसका आप जो वेतन मान देंगे, जो कार्य करवाएंगे, उतना हम कार्य करेंगे, उसके इतर हम कोई कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हम मानवता के रूप में, चूँकि हम शिक्षक हैं, यही बात बार बार सरकार को समझाना चाहते हैं हम लोग कि हम शिक्षक हैं, हमारी धैर्यता का परीक्षण न किया जाए। अच्छा, एक आखिरी बात हम लोग करेंगे इस पर, इसके बाद ख़त्म करेंगे। पेंशन वाला जो चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रही है, आंदोलन चल रहा है, आगे सुना जा रहा है कि और भी आंदोलन हो रहा है। पेंशन से कितनी दिक्कत हो रही है? देखिए, पेंशन से सबसे बड़ी दिक्कत है, चूँकि कहा गया है कि जो हमारी सरकारी नौकरी है और जो हमारा प्राइवेट नौकरी होता है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस माना जाता है पेंशन का। तो पुरानी पेंशन जो हमारा मूल अधिकार है, जिस समय इन लोगों ने 2004 में इसको छीना हम लोगों से, तो उस समय लगभग पुरानी पेंशन की तादाद ज़्यादा लोगों की थी, नवीन पेंशन की बहुत कम थे। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों ने उस समय विरोध नहीं किया, न ये स्थिति आज उत्पन्न नहीं होती। लेकिन आज के डेट में लगभग 70% से ज़्यादा लोग नवीन पेंशन योजना में ज़बरदस्ती फंसे हुए हैं। और पुरानी पेंशन नवीन पेंशन में मैं बहुत थोड़ा सा अंतर बता दे रहा हूँ, चूँकि इतना आंदोलन चल रहा है कि आप लोगों को भी सारी चीज़ें पता है। पुरानी पेंशन क्या है कि हम 60 साल नौकरी करते हैं, 62 साल हमारा रिटायरमेंट होता है, लगभग एवरेज 30 से 35 साल हम सरकार को अपनी सेवा देते हैं। इसीलिए देते हैं कि हमें शांति से, सुकून से, सम्मान से हमारा बुढ़ापा जो है कटेगा। लेकिन आपने नवीन पेंशन योजना लाई,
नवीन पेंशन योजना में हमारा भी 10% कटता है, आप भी 14% देते हैं, और वो पैसा कहाँ जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो शेयर मार्केट में जाता है, निवेशक में वो कभी माइनस में रहता है। आप देखिए अगर एनपीएस खोल करके तो कभी माइनस में रहेगा, कभी प्लस में रहेगा। जैसे अगर हमारा कभी मान लीजिए टोटल अमाउंट 3 लाख जमा हुआ है तो कभी वो 2,80,000 दिखेगा, कभी 3,10,000, बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, कम दिखेगा। और उसके आधार पे आप हमको नवीन पेंशन देंगे, जो कि आज अभी कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं तो उन लोगों किसी को 1,200 किसी को 1,500 पेंशन मिल रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि भाई अगर पुरानी पेंशन शुरू की जाएगी तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, तो आपको तो साथ देना चाहिए उनके साथ। ये गलत आंकड़े हैं। अब ये मैंने आपको पुरानी नवीन पेंशन की बातें की है, मैं आपको पुरानी पेंशन की बातें कर दे रहा हूँ कि पुरानी पेंशन में हमारा जीपीएफ होता है, जीपीएफ में 10% मेरा ही कटता है और वो गवर्नमेंट खाते में रहता है। गवर्नमेंट उसको सोशल वेलफेयर में इन्वेस्ट करती है और वो पेंशन हमें देती है 20 से 25-30 साल बाद देती है। 25 साल 30 साल उस पैसे का सदुपयोग हमारी गवर्नमेंट करती है पुराने पेंशन में, और गवर्नमेंट को 1 रुपये भी नहीं लगाना पड़ता है। तो आप बताइए कि नुकसानदायक वो है जहाँ गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ हम पैसे जो दे रहे हैं, जो हमारा कट रहा है, उसको आप हमें बाद में देते हैं पेंशन के रूप में। तब तक आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, अपने सरकारी कार्यों में इन्वेस्ट करते हैं। और पुरानी पेंशन और नवीन पेंशन का अगर आंकड़ा उठा कर देख लें आप, तो गवर्नमेंट कहीं से भी सरकार नुकसान में नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं, कहने की बातें हैं कि हम जो कह रहे हैं वही आरबीआई के गवर्नर कह दें, कोई और कह दे, लेकिन पुरानी पेंशन से सरकार को बहुत फ़ायदे हैं। अगर हमारा 10 रुपये जमा होता है, एक उदाहरण मान लेते हैं कि अगर एक महीने में 10 करोड़ रुपया अगर एक ज़िले से जा रहा है कटौती होकर के, और सरकार 14 करोड़ दे रही है, अगर वो पुरानी पेंशन हटा दे तो 14 करोड़ उसका तो सेम बचेगा ही बचेगा। उसके बाद 10 करोड़ जो हमारे कटते हैं, और उसमें क्या फ़ायदे होते हैं कि हमें जब भी परेशानियां होती हैं, मान लीजिए हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े होते हैं, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, शादी ब्याह है, माँ बाप की दवा है, हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम जीपीएफ से अगर हमारा 10 रुपये जमा है तो हम उसमें से 2 रुपये 4 रुपये अपना आवश्यकता अनुसार निकाल लेते हैं। अभी कोर्ट ने शायद आपके पक्ष में कुछ बातें कही हैं ये पेंशन को लेके। योजना क्या है आगे की? एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से हम लोग एनजेसीए के माध्यम से रेलवे और हमारे जितने कर्मचारी हैं, सभी लोग मिल कर के आज के डेट में एक होकर के हम लोग एक मंच पे आंदोलन कर रहे हैं। और ब्लॉक स्तर से लेकर के देश की राजधानी में भी आंदोलन हो चुका है। सरकार ने समय मांगा था कि हम इसमें सुधार करेंगे, तो सुधार की बात ही नहीं आ रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ एक शब्द कह दिया है कि हमारी पुरानी पेंशन को एक लाइन में आप बहाल करिए, और नहीं बहाल करते हैं तो उसके लिए बहुत जल्द ही देश प्रदेश व्यापी हड़ताल होने जा रहा है, जिसमें रेलवे से लेकर के स्वास्थ्यकर्मी और आपके पीडब्ल्यूडी से लेकर के शिक्षक से लेकर के सभी लोग रहेंगे। और जैसा हम लोग को ऊपर से निर्देश होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो एक बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो खामियां हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं, जिसको सरकार को भी समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक बात होगी, नई बात होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।